न्यू नेटवर्क टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम खबर के पीछे मैं हूं फवाद चौधरी। रोज की तरह आज भी पहले आपको दिखाएंगे आज की हेडलाइंस और फिर लेके चलेंगे आपको उन खबरों के पीछे। पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। तो भाई कोई हद होती है यार। घर के भेदी ने लंका ढा दी। कराची में सियासत का नया दौर। क्या मुस्तफा कमाल कामयाब हो पाएंगे? नए धड़े का ढांचा क्या होगा? कौन कौन शामिल होगा? क्या मुस्तफा कमाल को एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी? अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल क्या होगा? कराची की सियासत में बड़ी तब्दीलियों के पीछे क्या है? हमने खत पास कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट में बहरान, इस मामले के पीछे क्या है? क़याम पाकिस्तान के बाद कराची और चंद सिंध के वो बड़े शहर थे जहां पे मुहाजिरीन की बड़ी तादाद आबाद हुई। उर्दू स्पीकिंग बुनियादी तौर के ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी के इलाके से, दिल्ली के इलाके से और तमाम ये ज़्यादातर जो लोग जो मुहाजिर बन के आए, जो वहाँ पे अपनी सूबों में, अपने इलाकों में उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ी, वो ज़्यादातर लोग इन्हीं इलाकों में आकर के बसे। ये उर्दू स्पीकिंग पॉलिटिक्स जो है इसकी कराची में इब्तिदा की जो आप कहें कि सियासत की इनकी जो बाकायदा इब्तिदा हुई वो 18 जून 1978 को हुई, जब ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया। कराची में इससे पहले की जो सियासत है उसको ज़्यादा मजहबी लोग जो है वो कंट्रोल करते थे। जमात इस्लामी का बहुत बड़ा असर था और तशद्दुद की सियासत जिसको आजकल हम कहते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन में भी जमात इस्लामी का बड़ा हाथ था, जिन्होंने डंडा बरदार ताकत के ऊपर ये पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई। गो ये अलग बात कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने डंडा बरदार पॉलिटिक्स को क्लशनकोफ बरदार सियासत में तब्दील किया। अगर आप देखना चाहें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की या की मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तारीख को, 4 बड़े हिस्सों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा APMSO से MQM बनने तक का है, जो 1978 से शुरू होता है और 1984 पे ख़त्म होता है। दूसरा हिस्सा 1984 की सियासत से 1992 की सियासत है, जब मुत्तहिदा MKM मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने अपना पीक टच किया और बल्दियाती इंतखाबात में कराची में 1997 में स्वीप कर दिया और फिर 1992 में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जनरल आसिफ नवाज उस वक्त आर्मी चीफ थे और उसी वक्त फिर बाद में MKM हकीकी बनी और MKM के जो इस वक्त की जो सिचुएशन है इससे मिलती जुलती सिचुएशन उस वक्त डेवलप हुई। फिर 1997 से 2013 तक का एक और फेज है जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रिसर्च किया पॉलिटिक्स में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कराची को लिटरली MKM ने कंट्रोल किया। पहले नेमतुल्लाह साहब उसके नाज़म हुए, लेकिन बाद में मुस्तफ़ा कमाल, जिनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने धूम मचा दी है, वो इसके मेयर नाज़म मुंतखब हुए और इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आके कराची की पॉलिटिक्स में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो किरदार था, जो नीचे जा रहा था, उसको ऊपर लेके आए और बहुत ही शानदार तरीके से उनकी वापसी हुई। 2013 में आके इंतखाबात के बाद एक और वाकया हुआ जिससे एक नई सियासत की इब्तिदा हुई। अल्ताफ हुसैन साहब नाराज हो गए। 8 लाख वोट तहरीक इंसाफ ने क्यों लिए हैं कराची में, इसके ऊपर उन्होंने, जिसका आज जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तज़किरा भी किया काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने ये किया कि तमाम लोगों को अपने बुलाया, अपनी यहाँ पर 90 में बुलाया गया और उनको पिटवाया गया। और उन पिटवाए जिन लोगों को पिटवाया गया था उनमें शामिल थे मुस्तफ़ा कमाल, उनमें शामिल थे फारूक सत्तार, रजा हारून और दीगर तमाम बड़े बड़े रहनुमा जिनको बाकायदा पिटवाया गया। यह वो मौका था जिससे MKM की एक नई सियासत की इब्तिदा हुई और अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी MKM के अंदर एक नई ग्रुप बंदी की इब्तिदा हुई जो आगे चली।
थोड़ा सा दोबारा पीछे चलता हूं। कोशिश मेरी इस प्रोग्राम में यह होगी कि आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बैकग्राउंड के ऊपर भी, पॉलिटिक्स के ऊपर बता सकूं, और फिर यह भी हम देखें कि अगली पॉलिटिक्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में क्या होगी। APMSO जिन 4-5 लोगों ने बनाई थी, या जो लोग कह लें कि मुहाजिर पॉलिटिक्स के कराची में इब्तिदा में जो है वो साथी थे या रहनुमा थे, उनमें जो लोग शामिल थे उनमें तारिक अजीम साहब थे जो कि चेयरमैन हुए, बदर इकबाल साहब थे जो वाइस चेयरमैन थे, सेक्रेटरी जनरल थे इमरान फारूक साहब, मेयर कराची थे फारूक सत्तार साहब। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेटली इल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरें दिखा नहीं सकते पैमरा की और हाई कोर्ट के अहकामात की वजह से। इमरान फारूक साहब की एक छोटी सी झलक देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके उस जमाने की पॉलिटिक्स MQM की क्या थी। आप सबको खुशियां मुबारक हो, कौमी मेला मुबारक हो और यौम आजादी मुबारक। आज के दिन हमें ऐसा करना चाहिए कि हम उस मकसद को कि इस पाकिस्तान के अंदर, इस खित्ता जमीन में रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को बिना तफरीक इंसाफ फराहम किया जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा, ना इंसाफी नहीं की जाएगी। आज दिन यही ऐड बनाइए कि हम जद्दोजहद के जरिए, हम अपनी कोशिशों के जरिए इस पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां फिर किसी को महाजिर कौमी मूवमेंट बनाने और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने की जरूरत न पड़े। बस मेरा आप लोगों के इस मौके पर यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग शोला बयान मुकर्रर थे। अभी इमरान फारूक साहब का वो फुटेज और इल्ताफ हुसैन साहब की वो फुटेजेस जिसमें हजारों और लाखों लोग उनकी तकारीर सुन रहे हैं, वो हमने आपको नहीं दिखा सके क्योंकि उसमें इल्ताफ हुसैन साहब हैं और मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या हुक्म है कि हम उनकी वो स्पीचेस नहीं दिखा सकते जहां पर खैर बहरहाल उन्होंने बात की है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी जरूर नजर डाल लीजिएगा कि जिन लोगों ने MQM बनाई, यानी तारिक अजीम, बदर इकबाल, इमरान फारूक, तीनों मर्डर हुए। तीनों के मर्डर के बाद MQM को दोनों के कम से कम तारिक अजीम साहब, बदर इकबाल और ये इसमें सिर्फ फारूक सत्तार साहब और इल्ताफ हुसैन साहब दो लोग हैं जो अभी हयात हैं और अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। लेकिन MQM ने एक तवील अरसा इक्तदार में रहने के बावजूद अपने उन रहनुमाओं के कत्ल की तफ्तीश में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। आज जनाब मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक देखते हैं, फिर मैं वापस आता हूं और आगे चलते हैं। तो भाई कोई हद होती है यार। कितनी दफा क़यादत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और से फंडिंग लेकर जो है वो यहां पर काम कर रही है, 100 से ताल्लुकात है। दौलत मिर्जा जो कि फांसी के फंदे पे चढ़ गया, क्या वो अपनी मां के पेट से कातिल पैदा हुआ था? क्या हो गया इसका? कहां कहां ले गया ये आदमी हमें? बेगुनाह आदमी का कत्ल नहीं होना चाहिए, किसी बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम दोनों हैं, हमने सच बात कर दी। 1997 आता है। 1997 में मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने अपना नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख लिया। इस वक्त आपको याद होगा कि 1992 में इल्ताफ हुसैन साहब लंदन जा चुके थे और वो वहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या MQM को, मुहाजिर कौमी मूवमेंट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे थे। एक जो नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इसमें लगाया गया उसमें यह था कि एक तो बात जहन में रखिएगा कि हमारी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, चाहे वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ हो, नवाज शरीफ साहब की PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी हो, तमाम के जो सामने फेसेस हैं वही उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत में जो लोग आप रोजाना चेहरे जो आप अपने सामने देखते हैं वो उनकी तंजीम में बिल्कुल अहम नहीं है और उनकी तंजीम में और सियासी विंग में एक बड़ी डिमार्केशन है, एक बड़ा फासला रखा जाता है और जो तंजीमी लोग हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर बैकबोन कंस्टिट्यूट करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। 1997 में जब यह मामला शुरू हुआ तो वहां पर 24 मेंबर रुकनी, 24 रुकनी एक
राबता कौंसिल तश्कील दी गई, जिसमें 24 मेंबर्स पाकिस्तान से और 10 मेंबर लंदन से 34 रुकनी ये कमेटी जो है राबता कमेटी तश्कील दी गई। इसके 2 डिप्टी कन्वीनर्स बनाए गए, एक अनीस कायम खानी साहब जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, और दूसरे नदीम नुसरत साहब। नदीम नुसरत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी लंदन से, इल्ताफ हुसैन साहब के, वो इस वक्त जो हैं वो कन्वीनर हैं। इमरान फारूक के बाद ये पहला मौका है कि इल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा अपना डिप्टी नॉमिनेट किया और नदीम नुसरत साहब को अपना जो है वो पार्टी तंजीम की तरफ अब वो चलाते हैं। फारूक सत्तार साहब जो हैं वो पॉलिटिकल विंग था, पॉलिटिकल ओहदा था जिसके जो उन्होंने दिया था, वो पॉलिटिकली वो चल रहे थे। 1900 ये इलेक्शंस के फौरन बाद 90 में एक हंगामा खड़ा हो गया और उस वक्त ये हंगामा अपनी पीक पे चला गया जब 90 में बत्तियां गुल कर दी गई, और बत्तियां गुल करने के बाद तमाम ही लोगों को ठीक ठाक पिटाई की गई। उस पिटाई के बाद ये जो सारे हजरात हैं जो MKM की बैकबोन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, अनीस कायम खानी साहब, सलीम शहजाद साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तमाम के तमाम खामोश भी हो गए, ये पार्टी पे बाहर भी चले गए। और अब ये मामला है कि इस वक्त अगर एक और डिमार्केशन अगर आप देखना चाहें तो MKM में मुहाजिरीन की जो बड़ी तादाद है उसमें कायम खानी है जो कि ज्यादातर UP और CP के ताल्लुक रखते हैं, और फिर बिहारी हैं, और शहजाद जो सलीम शहजाद साहब हैं वो बिहारी हैं, और अनीस कायम खानी साहब जैसा कि नाम से ही जाहिर है वो कायम खानी है। लिहाजा जो दोनों बड़े फैक्शन तंजीम के हैं इस वक्त जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब से काफी ज्यादा नाराज हैं। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था सारा MKM का जो आपके सामने रखना जरूरी था। इसके बाद हम आगे जब चलेंगे और देखेंगे कि MKM के इस ग्रुप की मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, वो जो पॉलिटिक्स है वो हम उसके बाद जो है वो सामने आके आपको बताते हैं। और यहीं पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो अगली पॉलिटिक्स है ये कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कौन कौन लोग उनका साथ दे सकते हैं, कौन कौन लोग उनका साथ नहीं देंगे, आगे चल के MKM की इस पॉलिटिक्स इस जो ग्रुप है उस धड़े की पॉलिटिक्स क्या होगी, ये हम जरा देखेंगे ब्रेक के बाद। अब मैं आपको लेके चलूंगा मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, क्या मामलात हैं, क्या होगा। आज से 2-2.5 माह कबल जब मैं एक दूसरे चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था उस वक्त भी मैंने कुछ बातें की थी, थोड़ी रेलिवेंट हैं आज के हिसाब से। मैं आपको अपना एक पुराना क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा आगे बढ़ने में आसानी हो, अगर हम प्ले कर सकें। अभी जो मामला है ये है कि आप जो ये सारे जो लोग हैं जो MKM की मौजूदा क़यादत से नाला है वो इकट्ठे हो रहे हैं और अब एक नया फॉर्मल धड़ा जो है MKM के अंदर वो बनता नजर आ रहा है। और अब देखना यह है कि ये प्रोसेस कितना वक्त लेगा, लेकिन जो तमाम लोग हैं उनके आपस में राबते जो है वो शुरू हो चुके हैं, बाहमी राबते शुरू हो चुके हैं। और अब देखना यही है कि ये एक फॉर्मल धड़ा जो है ये कब तक सामने आता है। अब कितना वक्त लेगा वो तो आज फिर हो गया, 2-2.5 महीने ही लिए, वक्त ज्यादा नहीं लिया। और अब अभी मैं एक और आपको बड़ी खबर जो है वो देने जा रहा हूं। थोड़ा सा पहले आज जरा मुस्तफ़ा कमाल साहब का देखिए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के कहा मिनिस्टर के बारे में क्या बातें की, फिर मैं आता हूं दोबारा और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। रॉ से फंडिंग लेकर जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, रॉ से ताल्लुकात है रहमान मलिक साहब को, और हम लोगों को बाकायदा अपराइज किया गया और हम उनको क्या कुछ बता। रहमान मलिक साहब बाकायदा अपराइज किया गया। रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला थे और अब ये बात बिल्कुल तय हो गई है। सरफराज मर्चेंट साहब ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उससे ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि रॉ के ताल्लुकात जो इल्ताफ हुसैन साहब से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से थे उनसे रहमान मलिक साहब बिल्कुल आगाह थे। और ना सिर्फ ये कि वो ज़ाती तौर पे आगाह थे बल्कि बहैसियत वज़ीर दाखिला भी वो इन मामलात से आगाह थे। और अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है
कि सिंध के आला तरीन इंतज़ामी जो एजेंसीज हैं उन्होंने चौधरी निसार साहब को ये कहा है कि वो रहमान मलिक साहब को सेडिशन के केस में बुक करना चाहते हैं, और रहमान मलिक साहब जो हैं वो अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनसे रॉ के ताल्लुकात के ऊपर उनकी पूछगछ होगी। ये एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं दे रहा हूँ, जो आपको आगे बढ़ने में जो रहमान मलिक साहब का किरदार है, पीपल्स पार्टी शायद इसके ऊपर काफ़ी नाराज़ हो बाकी ताकतों से, लेकिन ये अब एक फैसला है जो चौधरी निसार साहब ने करना है। चौधरी निसार साहब गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब से कल मुलाकात कर रहे हैं और शायद वो अपने इंतज़ामी जो महकमा है सिंध का, उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन उनको दी गई है उसके ऊपर एक पॉलिटिकल फैसला करना है चौधरी निसार साहब ने। लेकिन रहमान मलिक साहब के जो के ऊपर ये मुकदमा के बहैसियत वज़ीर दाखिला, उन्होंने जानते बूझते मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उन राब्तों को छुपाया जो रॉ से मुतल्लिक थे और एस्टैब्लिश्ड थे। ये मामला है रहमान मलिक साहब का। आप दूसरी तरफ आ जाइए और ये देखिए कि ये जो ग्रुप है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो आज कायम हुआ है, उसकी क्या पॉलिटिक्स होगी, कौन कौन से लोग जो हैं वो इस वक्त उसमें शामिल हैं और आगे जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना कि बिल्कुल अचानक प्लान बना, जाहिर है कि दुरुस्त नहीं था। उनके आने में एक पूरी प्लानिंग शामिल है, उनके वक्त का भी एक मामला जो है वो शामिल है। थोड़ा सा मैं आपको ये पीछे लेके चलता हूं। सबसे पहली मौका जो मिला वो तहरीक इंसाफ को मिला। तहरीक इंसाफ के जो साहिबान हैं, जो लीडरान हैं, उनको ये मौका मिला कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें कराची में। फैसल वोडा जो कराची के एक अहम रुकन है, उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि हमें दे दिया गया है ये कि हम आकर के यहाँ ये कराची जो है हमारे हवाले कर दें, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए। आज जहांगीर तरीन साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट की। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि हम बड़ी वेलकम करते हैं और कराची जो है उसमें हक है कि एक नई पार्टी उभरे और इस तरह मेरिट के ऊपर बात हो। और अली जैदी जो कराची में पीटीआई के सरबराह है, उन्होंने इसका बहुत ही बुरा मनाया और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा कि आप ट्वीट करने से पहले कोई होश और अकल से काम लिया करें, कराची में अल्टरनेट हम हैं। लेकिन लगता यूं है कि जहांगीर तरीन साहब एग्जैक्टली जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो मामला है कराची में वो शायद अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा, और जो भी अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, जो भी कराची की पॉलिटिक्स है, वो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके धड़े के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगी। गुज़श्ता एक हफ्ते से आपने देखा इशरत लबाद साहब जो गवर्नर हैं कराची के, वो भी बहुत एक्टिव है। तमाम ही अमूर में वो आगे आते हैं। वो सारी जो एक्टिविटीज़ जो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, उन्होंने भी दोबारा शुरू की और सारा मामला जो है वो चला। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इस ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनमें वसीम आफ्ताब साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब तो आपने देख ही लिए। इसके अलावा सलीम शहजाद साहब जो है, उनसे अगरचे झगड़ा हुआ था पहले, लेकिन अब वो इसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा इस ग्रुप में जो लोग इस वक्त जिनकी और करीब कुर्बत बढ़ रही है और जो लगता है कि वो आएंगे या बाद में चलेंगे, उनमें डेफिनेटली रजा हारून साहब शामिल हैं जो इस वक्त लंदन में है। उसके अलावा फैसल सब्जवारी साहब का नाम जो है वो बार बार उसमें आ रहा है, और सबसे अहम नाम जो शायद MQM के फ्यूचर का तायुन ही कर सकता है वो हैदर अब्बास रिजवी साहब का है। और उनको हमने देखना है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि हैदर अब्बास रिजवी एक बहुत ताकतवर शख्सियत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, और उन्होंने ये फैसला करना है। और सबसे अहम अब एक मामला ये भी है कि अल्ताफ हुसैन साहब की अपनी सेहत का क्या मामला है, जिनके ऊपर शकूक व शुबहात आ रहे हैं और वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आए हैं। मोहम्मद अनवर साहब, अनवर मीर साहब और नदीम नुसरत साहब जो लंदन में हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स जरूर जारी है, लेकिन कराची की सियासत लंदन की सियासत से काफ़ी मुख्तलिफ होती जा रही है। हमने जहमत दी है कराची के हालात के ऊपर और खुसूसन ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत गहरी नज़र है। आसिफ साहब की रिपोर्टर है कराची में, बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिटिक्स को जानते हैं, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स को जानते हैं। उनसे हमने ये समझने की कोशिश की है। समझेंगे कि आसिफ साहब हमें आप ये बताइएगा कि ये जो कराची में जो तंजीमी कमेटी है जो हमाद सदीकी साहब चला रहे थे, और हमाद सदीकी भी अब इस ग्रुप का हिस्सा है, ये जो कराची की पॉलिटिक्स है गली मोहल्ले की और जो गुलशन इकबाल के इन इलाकों की, उसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या इफेक्ट्स हैं? जी फवाद साहब,
आपका बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने का। मैं आपसे थोड़ा सा टाइम इसलिए लूंगा कि मैं आपको इसका शान नज़ूल समझा सकूं। देखिए जी, 92 में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर धड़ेबाजी हुई थी, ग्रुप अलग हो गए थे, कुछ लोग चले गए थे। जहां तक अनीस तमखानी साहब और दीगर लोगों का, जिनमें हम्माद सिद्दीकी भी शामिल हैं, ये वो तमाम अफराद हैं जो 2007 में वतन वापस आए और ये तमाम अफराद 1997 में पाकिस्तान से बाहर गए थे। और इनके ऊपर उस वक्त जो साबिक गवर्नर थे हकीम मोहम्मद सईद, उस कत्ल का जब इल्जाम लगा तो ये तमाम लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए थे। लेकिन उसके बाद 2007 के बाद जब ये वापस आए तो अनीस तमखानी फिर अनीस तमखानी हो गए और राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर रहते हुए वो इंतहा और 2013 के इंतखाबात तक कराची की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम समाजी, सियासी और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उस तमाम सूरत जी फवाद आपने कुछ कहा आसिफ, लेकिन ये चीज ये हम बता चुके हैं। हमें मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि कराची तंजीमी कमेटी जिसको हमाद सिद्दीकी और जिस तरह से अभी हमने बात की अनीस कायम खानी साहब, असल में तो इशू ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बड़े लीडर से ज्यादा ये जो ग्रुप है ये तंजीमी लीडर है। और बुनियादी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो जो डिफेक्शन आज हुई है ये MQM के सबसे मजबूत धड़े में हुई है, यानी तंजीमी धड़ा जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदा हो गया है। तो इसका कराची की ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर होगा और अल्ताफ हुसैन साहब की सियासी सेहत के ऊपर क्या असर होगा? जी देखिए, बिल्कुल इसके असरात होंगे, क्योंकि इस वक्त भी कराची के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 23 सेक्टर ऑफिस हैं और उनमें से बेशतर के ऊपर, क्योंकि एमक्यूएम का जो बुनियादी सेटअप है वो सेक्टर और यूनिट की बेस के ऊपर चलता है। और इस वक्त भी मुताबिक सेक्टर इंचार्जेस हैं वो अनीस जब राब्ता कमेटी के मैं आपसे कुछ नाम शेयर करना चाहता हूं कि जो मुझे लगता है इस तमाम तर सूरत हाल में आगे जाके अनीस खानी और मुस्तफा कमाल को ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें राब्ता कमेटी के साबिक रुकन वसीम आफ्ताब, कराची तंजीमी कमेटी के शकील उमर, साबिक वजीर शाकिर अली, हम्माद सिद्दीकी जो खुद KTC के इंचार्ज थे, कई अरकान असेंबली में बिल्कुल आपको सूख से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त की अनीस खानी और उनके जो लोग हैं मुस्तफा कमाल वगैरह उनसे राब्ते में हैं। और वो तमाम लोग जो हैं जो बहुत जल्द, क्योंकि अब जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि MQM की राब्ता कमेटी लंदन और पाकिस्तान MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को ये मैसेज देगी कि देखें किस तरह की सूरत हाल सामने आ गई। और जो मुस्तफा कमाल ने बातें की हैं वो किसी हद तक कहा जा सकता है कि बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो अल्ताफ हुसैन को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि जनाब अब आप भी अगर बिल्कुल सही है। तो अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी है वो ये है कि जो मुस्तफा कमाल साहब ने ये कहा है कि जो लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं उन्होंने उनको बहुत डिफेंड किया है। और यूं लगता है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर जो बड़े पर्चे हुए हैं जिनके ऊपर वो फेस कर रहे हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल ये चाहते हैं कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकें इंतजामी जो एजेंसीज हैं उनके दरमियान और जिनके ऊपर पर्चे हुए हैं, मुकदमे हुए हैं उनके दरमियान, और कुछ रिकंसिलिएशन की तरफ मामलात को लेकर जा सके। उस धड़े को, यानी जो इनका एक बैकबोन है, जो क्रिमिनल्स का एक धड़ा कह ले, जो शूटर्स का धड़ा था, उसको उन्होंने काफी एड्रेस किया। उसके ऊपर क्या असरात होंगे? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि कराची के अंदर जब भी टारगेट किलिंग या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की टीमों से मुताल्लिक बात की जाती है कि साउथ अफ्रीका, इंडिया बेस या कोई भी टारगेट किलिंग टीम, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तफा कमाल जिसको मैं सेक्रेटरी भी करूंगा कि वो बरह रास्त राब्ता कमेटी या KTC नहीं होती, उनको डायरेक्शन बाहर से आती है। जहाँ तक मुस्तफा कमाल की जानिब से डिफेंड करने का ताल्लुक है, मुख्तलिफ टारगेट किलर या इस तरह के लोग जिन्होंने गलती में आके काम किए, तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जैसे ही ये ऑपरेशन सितंबर 2013 में शुरू हुआ उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत में, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग भाग गए। जो MQM के अंदरूनी जराए हैं वो ये कहते हैं कि जितना भी ऑपरेशन हुआ उसमें MQM कारीगर की जो टर्म है यहाँ कराची में इस्तेमाल की जाती है, कारीगर की टर्म वो होती है कि वो लड़का जो कि बाकायदा बराह रास्त किलिंग और दीगर चीजों में मुलविस हो उसको कारीगर कहा जाता है। तो इस तमाम तर ऑपरेशन में अब तक MQM के जो अंदरूनी जराए उनका कहना है कि सिर्फ 12 से 15 कारीगर पकड़े गए और 100 से 150 कारीगर पाकिस्तान से बाहर हैं।
तो कारीगर की जो टर्म यूज होती है कराची में, वो टर्म यूज होती है वो उस शख्स के लिए कि जो कि किलिंग करना जानता हो, लोगों को कत्ल करना जानता हो। बिल्कुल सही है। तो उन्हीं के दरमियान जो है वो अभी करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जो कह लें कि कंपोजिशन की अब जो बात है, जो उन्होंने रहनुमाओं के नाम लिए हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो है उनका नाम आ रहा है कि वो शायद डॉक्टर इशरत अल आबाद, मुस्तफ़ा कमाल और ये अनीस कायम खानी साहब और ये बाकी जो लोग हैं उनके साथ चले जाएं। अब आपने देखा है कि MKM के बड़े बड़े जो काम हैं उनमें हमाद सदीकी साहब का नाम आ रहा था, और हमाद सदीकी इस वक्त दुबई में है, उनके नाम जो है वो कई FIRs में है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कराची तंजीमी कमेटी के इंतहाई अहम लोग जो है वो हमाद सदीकी साहब और अनीस कायम खानी के ग्रुप के हैं। अब अगली बात जो देखने वाली है वो ये होगी कि MKM के जो बड़े लीडर्स हैं, अगर से आमिर खान ने भी आज बहुत जो है वो गरजे हैं मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर और उन्होंने वो सारी बातें भी की हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आमिर खान भी रेंजर्स के जब कस्टडी में थे वहां से उनको छोड़ा गया, उनको जमानत मिली, किसी न किसी शर्त के ऊपर ही मिली। वासे जलील साहब जो हैं वो भी यहां पे आए, 8 घंटे उनकी तफ्तीश हुई, उसके बाद उनको छोड़ा गया, कोई कंडीशंस के ऊपर ही छोड़ा गया। और उसके बाद हमने देखा कि MKM में बहुत अहम गिरफ्तारियां भी हुई। तो MKM की जो सियासत है इस वक्त यूं लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बड़ा फैसला ये करना है कि क्या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आगे चलना चाहते हैं या वो नदीम नुसरत साहब को या अपने और धड़े के लिए कुछ कंसेशंस मांगेंगे और आगे चलेंगे। ये 1992 की पॉलिटिक्स नहीं लग रही, लग रहा है कि मामला काफी पेचीदा है। अल्ताफ हुसैन साहब के लिए आसान नहीं होगा MKM को संभालना, यही नजर आ रहा है। यहीं पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चलेंगे क्रिकेट की तरफ। आपने देखा हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश किस कदर खुश थी पाकिस्तान की शिकस्त और बांग्लादेश की जीत के ऊपर। खुश होना भी चाहिए था। सिर्फ मैं उनको याद दिला दूं कि 2012 में जब पाकिस्तान जीता था तो हसीना वाजिद इस कदर मायूस हुई, और उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो ट्रॉफी देनी थी वो उस तकरीब में ही नहीं आई और जहां पे बैठी थी वहीं से उठ के चल दी। चले, कल उनको कम से कम ट्रॉफी देने का शर्फ हासिल हुआ। पाकिस्तान तो हारा। थोड़ा सा हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे, जिसपे सारा पाकिस्तान ही इस वक्त आंसू बहा रहा है। हमारे साथ दो बहुत ही बड़े नाम हैं। उस्मान समीउद्दीन इस वक्त दुबई से हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम है। अनक्वाइट वन किताब पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के ऊपर उन्होंने लिखी है। और पाकिस्तान में हमारे स्टूडियो में हमारे अपने सरफराज नवाज साहब हमारे साथ हैं। पहले बात करते हैं उस्मान समीउद्दीन साहब से। उस्मान साहब बताइएगा, पाकिस्तान में वनडे और T20 की टीम को क्या हो गया है? हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। इसके लिए शायद बहुत आपको 1 घंटे का शो चाहिए होगा। ये कुछ मिनट में मुश्किल है बताना, मगर देखिए बहुत सारी वजूहत है पाकिस्तान टीम की जो प्रॉब्लम्स लिमिटेड ओवर क्रिकेट में चली हैं। छोटी छोटी एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपके दो बहुत ही इफेक्टिव बॉलर थे वो एक ही वजह से बॉलिंग नहीं करा पा रहे हैं। सईद अजमल अब आपकी टीम में रहा नहीं, मोहम्मद हफीज बॉलिंग करा नहीं सकता है, ये एक इशू हो गई है। आई थिंक कैप्टनसी की इशू एक बहुत बड़ी इशू है लिमिटेड ओवर साइड दोनों में। अजहर अली ODI के कैप्टन और T20 में स्पेशली शाहिद आफरीदी को जो आपने 2 साल पहले PCB ने और अफरीदी साहब का रिकॉर्ड देखे वो 33 में से सिर्फ 12 मैच जीत सके हैं। अफरीदी साहब को कैप्टन होना चाहिए वर्ल्ड कप T20 में? नहीं, अब आपने बना दिया है तो अब आई थिंक आपको रखना चाहिए, मगर आपको 2 साल पहले जो शहजाद साहब ने डिसीजन दी थी उन्हें कप्तान बनाने की, एक्सटेंड कर दे 2 साल पहले जब अफरीदी के वैसे ही आई थिंक उनका फॉर्म उनकी करियर एंड पे आ रही थी उस वक्त, उनका फॉर्म थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था। नवाज साहब से भी यही पूछ लेते हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूं। सरफराज साहब आप बताइएगा, T20 में शाहिद अफरीदी की बनती है इस परफॉर्मेंस के बाद कप्तानी? नहीं, देखें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए कैप्टन बनाना ही गलत है। और 1 साल 2 साल जैसे समय ने भी कहा कि
इतनी देर के लिए 2 साल पहले कैप्टन अनाउंस अगर कर दें, परफॉर्मेंस उसकी ना हो तो फिर क्या करेंगे। आज वही मामला सामने आया हुआ है कि परफॉर्मेंस भी नहीं, 0 पे 0 कर रहा है, बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं, तो उसके बावजूद ही इज दी कैप्टन। और कैप्टन को तो मोटिवेट करना चाहिए दूसरे प्लेयरों को कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो वो दूसरे प्लेयर्स को क्या मोटिवेट करेगा। उस्मान ये बताइएगा, एक पीटर रॉबर्न ने जो भी एक किताब लिखी है पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर, वो कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का अटैक और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का ना होना बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान की क्रिकेट के नीचे जाने की। लेकिन हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में तो बहुत सालों तक क्रिकेट ही, इंटरनेशनल क्रिकेट थी बैन, वो वापस आए और उन्होंने कमाल कर दिया। ये कोई है वजह? एक वजह तो जरूर है, इस पे कोई शक नहीं है। हालांकि आपकी टेस्ट टीम फिर भी अच्छा खेल रही है। वो आपको देखिए प्लेयर्स आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाती है आपको किसी भी फॉर्मेट में, तो आपकी टीम 1-2 साल चली जाती है। टेस्ट में आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनी हुई है, आपके बैट्समैन अच्छे हैं, मगर वजह डेफिनेटली है कि आपके प्लेयर्स जैसे यंग प्लेयर्स, उमर अकमल हो गए, आपके असद शफीक हो गए, आपके अहमद शहजाद हो गए, जो घर पे नहीं खेला, उन्होंने अपने क्राउड्स के आगे नहीं खेला है, अपनी पिचेस पे, जिन पिचेस पे वो बड़े हुए हैं, जिन पिचेस पे उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी प्रैक्टिस करी है और खेला है, उन पे ना खेलने से ऑब्वियसली फर्क तो होता है, वो एडजस्ट करने में फिर टाइम लगता है आपको। ये एक इशू है, मगर देखिए और भी बहुत सारी इशू हैं। जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस, सरफराज साहब को बेहतर मालूम होगा, जिस तरह की पिचेस ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाते हैं, पिछले 10-15 साल से आई थिंक बना रहे हैं, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान की बैटिंग। अच्छा सरफराज भाई ये बताइएगा कि इस वक्त मिसबाह उल हक की टीम में जगह नहीं बनती, जो हालात जा रहे हैं, वो सबसे फिट प्लेयर लग रहे हैं PSL के बाद भी। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप T20 में तो मिसबाह को वापस ले आए, अफरीदी की जगह उसको कैप्टन बनाए, और उसके बाद टीम तो जो तश्कील दी हुई है उसमें थोड़ी सी बहुत चेंजेस तो होनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्रिकेट का कातिल जो है पाकिस्तान क्रिकेट का, और जो बैटिंग परफॉर्मेंस जो पुअर हुई है, वो नजम सेठी है, ये कत्ल करता है, और दूसरा जो है शहरयार वो दफना देता है। तो ये दोनों ने मिलकर जो तबाही की है, अब आप देखें फवाद साहब के PSL कराने की जरूरत क्या थी? पूरी दुनिया देखें आपस में नहीं, लेकिन PSL तो सरफराज नवाज साहब बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, वो तो पाकिस्तान को एक बड़ा उससे एक रिकग्निशन भी मिली है, PCB को का भी अपना बड़ा इवेंट मिला है, वो तो फायदा ही हुआ है, उसका क्या नुकसान नहीं है? इवेंट हुआ है, कहाँ हुआ है? आप वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? नहीं, देखा तो सबने है सरफराज साहब, ये तो ना करे, जो कामयाबी है उसको कामयाबी का क्रेडिट भी देना चाहिए। अच्छा समीउद्दीन साहब से, उस्मान समीउद्दीन साहब ये बताइएगा कि ये डोमेस्टिक, ठीक है सरफराज नवाज साहब तो तनकीद कर रहे हैं PSL के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि काफी कामयाब था। आप थोड़ा बताइए कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए क्या कर रहा है PCB? डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो करना चाहिए वो अब तक कर नहीं पा रहा है। 1-2 प्लान्स उनके हैं जो अभी तक चल नहीं पा रहे हैं। वो रीजनलाइज करना चाह रहा है क्रिकेट को, वो डोमेस्टिक जो डिपार्टमेंट्स है उनके हाथों से हटाना चाह रहा है। वो उतना पैसा जो फॉर्मूला इन्होंने PSL में लाया है कि कोई बिजनेस हाउसेज फ्रेंचाइजेस को ओन करे, वो करना तो चाह रहा है रीजनल में। आई थिंक जो इश्यूज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो पिचेस, आप किस तरह की पिच बनाते हैं, आप किस तरह की बॉल यूज करते हैं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। जो बैटिंग आपकी इतनी, जो आपकी सीरियसली वीक हो रही है बैटिंग, और अभी टेस्ट साइड में जब आपके यूनुस और मिसबाह चले जाएंगे, उसके बाद उसमें भी आपका आई थिंक वही इफेक्ट आएगा। थोड़ा बहुत शायद बच जाए असद अली, असद शफीक जैसे बैट्समैन। अच्छा सरफराज नवाज साहब, दूसरी तब्दीली अहमद शहजाद को वापस लाना चाहिए? नहीं, वो तो आ चुका है, पासपोर्ट उसका मंगवा लिया PCB ने, और उसके बाद ये सारी देखे, समी भी यही बात कर रहा है कि डोमेस्टिक और पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये आखिरी सवाल समी से और आपसे ये कर लेता हूं कि ये बताएंगे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा? क्योंकि आज फिर चौधरी निसार साहब लग कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती तो हम नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, देखें, पाकिस्तान टीम को डेफिनेट जाना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी इंडिया ने देनी है, और इंटरनेशनली अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे सके तो इंडिया की जो बदनामी होगी पूरी दुनिया में। उस्मान साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर कोई क्रेडिबल थ्रेट है सिक्योरिटी पे तो फिर आई थिंक दे शुड हैव अ लुक एट इट, बट आई डोंट थिंक वो कर सकेंगे। ओके, नहीं दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान और सरफराज नवाज साहब आपका। क्रिकेट के ऊपर हमने कोशिश की कि जो कुछ पहलू आपके सामने ला सके। यहाँ पर आज का प्रोग्राम खत्म होता है, इस हफ्ते के प्रोग्राम खत्म होते हैं। सोमवार को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। उन खबरों के पीछे क्या है वो लेके इजाजत दीजिए।